गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुल्यकालिक मोटर चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके UPPCL TG2, DRDO, UPRVNL, LMRC, DMRC आदि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव का जो कलेक्शन लिया गया है वो अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि एक तुल्यकालिक मोटर सदैव डैश घूर्णन गति पर कार्य करती है। एक तुल्यकालिक मोटर जो है सिंक्रोनस मोटर सदैव डैश घूर्णन गति पर कार्य करती है। तो ये तुल्यकालिक मोटर हमेशा क्या होता है, सदैव वो तुल्यकालिक घूर्णन पर कार्य करेगा। ठीक है, इसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये तुल्यकालिक मोटर हमारा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा कह रहा है नंबर क्वेश्चन में कि वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं डैश कहलाता है। कह रहा वैसे मोटर का नाम बताइए जिसके रोटर और स्टेटर का रहा है चुंबकीय क्षेत्र, रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर कार्य कर रहा है। एक रोटर है और दूसरा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों का रहा है कि समान गति पर घूर्णन करे तो वो हमारा कहलाता है तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है, रोटर और स्टेटर सामान्य गति पर घूर्णन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन तुल्यकालिक मोटर से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन तुल्यकालिक मोटर से संबंधित नहीं है, इसके बारे में बताना। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि यह स्वयं चालू नहीं होते हैं। तो ये जो है इससे संबंधित है कि ये तुल्यकालिक मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ये बात सही है। इसकी संरचना दिष्ट धारा जनित्र के समान होता है। कह रहा है इसकी संरचना दिष्ट धारा जनित्र के समान होती है। फिर कह रहा है कि इसकी घूर्णन गति नियत होती है, ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, जबकि ये इसकी संरचना जो है दिष्ट जनित्र के समान नहीं होता है, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन सही होगा कि संबंधित नहीं है। तो इसकी संरचना दिष्ट धारा जनित्र के समान होती है, ये गलत है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक सामान्य तुल्यकालिक मोटर पर लोड निर्धारित लोड से अधिक हो जाए तो उसकी घूर्णन गति क्या होगा। देखो, यदि एक सामान्य तुल्यकालिक मोटर पर लोड को हम क्या कर रहे हैं, निर्धारित लोड से अधिक कर देते हैं, तो उसकी घूर्णन गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके घूर्णन गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सामान्य लोड से हम अधिक दे रहे हैं। एक सामान्य तुल्यकालिक मोटर पर लोड जो है निर्धारित लोड से अधिक हो जाता है, तो उस केस में उसकी घूर्णन गति क्या होगा, घट जाती है और मोटर रुक जाता है। ठीक है, अगर हम निर्धारित लोड से अधिक देंगे, समान तुल्यकालिक मोटर पर लोड निर्धारित लोड से अधिक अगर हम दे रहे हैं
चूँकि ये कांस्टेंट पे चलता है, अब हम लोड क्या कर दिए, उस पर ज़्यादा दे दिए, तो ज़्यादा दे देंगे तो वो क्या होगा, उसका गति घट जाएगा और फिर मोटर रुक जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्योंकि यहाँ देखिए एक सामान्य तुल्यकालिक मोटर पर लोड करा। आगे चलिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो क्षेत्र उत्तेजन एवं धारा के मध्य खींचा गया जो वक्र होता है वो भी वक्र कहलाता है। ये काफ़ी जो है ना इम्पोर्टेंट है कि तुल्यकालिक मोटर के क्षेत्र उत्तेजन एवं धारा के मध्य खींचा गया वक्र भी वक्र कहलाता है। एक इसी में होता है एंटी भी वक्र। एंटी भी वक्र का जो कर्व हम लोग प्राप्त करते हैं वो कोस फाई, ये जो होता है कोस फाई तथा आई एफ के बीच में प्राप्त करते हैं। क्षेत्र धारा यानी पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर और क्षेत्र धारा के बीच जब ग्राफ खींचा जाएगा तो हम उसको कहेंगे एंटी भी वक्र। क्लियर? तो यहाँ पे जो कह रहा है क्षेत्र उत्तेजन एवं धारा के जो मध्य खींचा गया ग्राफ भी वक्र होगा, जबकि पावर फैक्टर और क्षेत्र उत्तेजन के बीच खींचा गया ग्राफ एंटी भी वक्र कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि सामान्य तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। एक सामान्य तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में पूछ रहा है कि एक सामान्य तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, क्योंकि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए। तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर के किसी भी फेज का क्षेत्र निर्भर करता है। तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर के किसी भी फेज का क्षेत्र किस पे निर्भर करता है, इसको आपको बताना है कि ये तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर के किसी भी फेज का क्षेत्र निर्भर करता है। तो तुल्यकालिक मोटर के जो स्टेटर का फेज वो निर्भर करेगा, वो फेज निर्भर करेगा आपके वोल्टेज पे, कि आप उसमें कितना वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सामान्य तुल्यकालिक मोटर की वोल्टता को 5 से 10% से अधिक परिवर्तन होने पर मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तुल्यकालिक मोटर के वोल्टेज में हम क्या कर रहे हैं, 5 से 10% से अधिक परिवर्तन होने पर उस मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताना है। तो जब कोई भी सामान्य तुल्यकालिक मोटर की वोल्टता में 5 से 10% से अधिक परिवर्तन होने पर मोटर क्या होगा, वो मोटर रुक जाती है। अगर जैसे ही उसके सामान्य तुल्यकालिक मोटर की वोल्टता में 5 से 10% परिवर्तन कर देते हैं तो वो मोटर क्या होगा, रुक जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तुल्यकालिक मोटर बिना उत्तेजन बाइंडिंग के कहलाता है। तुल्यकालिक मोटर बिना उत्तेजन बाइंडिंग के क्या कहलाता है, इसके बारे में बताना है। तो वो रिएक्टेंस मोटर कहलाता है। अगर कोई तुल्यकालिक मोटर है और उसमें बिना उत्तेजन है, ठीक है, बिना उत्तेजन बाइंडिंग है, तो वो रिएक्टेंस मोटर कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है तुल्यकालिक गति होता है। आखिर हम तुल्यकालिक गति को क्या कहते हैं? तुल्यकालिक गति को हम लोग कहते हैं
स्थिर। तुल्यकालिक गति होता है स्थिर गति। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिकता उस समय कम होती है जब शक्ति गुणांक का मान होता है। तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिकता उस समय कम होती है जब शक्ति गुणांक का मान, जब शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, इकाई होगा। तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिकता उस समय कम होती है जब शक्ति गुणांक आपका क्या होगा, इकाई होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है तुल्यकालिक मोटर को डीसी सप्लाई एक डीसी जनित्र से दी जाती है तो यह जनित्र जुड़ा होता है। यह जनित्र किससे जुड़ा होगा? देखिए क्या कह रहा है, तुल्यकालिक मोटर को डीसी सप्लाई एक डीसी जनित्र से दी जाती है, यह जनित्र जुड़ा होता है। यह जनित्र किससे जुड़ा होता है? तो ये जनित्र क्या होता है, मोटर की शाफ्ट से जुड़ा होता है। यह जनित्र मोटर के शाफ्ट से जुड़ा रहेगा, तब तो हम तुल्यकालिक मोटर को क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई एक डीसी जनित्र से दे रहे हैं। चूँकि ये तुल्यकालिक मोटर है तो तुल्यकालिक मोटर हमेशा क्या होगा, एसी पे ऑपरेट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डीसी जनित्र को मोटर के शाफ्ट से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है तुल्यकालिक मोटर से अग्रगामी शक्ति गुणक, तुल्यकालिक मोटर से अग्रगामी शक्ति गुणक डैश से ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? तुल्यकालिक मोटर से अग्रगामी शक्ति गुणक किससे ले सकते हैं? तो जो अग्रगामी शक्ति गुणक होगा, लोड को स्थिर रखकर, एक लोड को हम स्थिर रख करके, फिर दूसरा ओवर एक्साइटर चलाकर, ओवर एक्साइटर चलाकर। तो यह ऑप्शन नंबर डी सही है कि हमको अग्र शक्ति गुणक लेना है, लीडिंग पावर फैक्टर लेना है, तो हम लोड को स्थिर कर दीजिए या ओवर एक्साइटर चला करके। उसके बाद चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि तुल्यकालिक मोटर के फील्ड को अंडर एक्साइटिंग दिशा में चलाया जाए तब पावर फैक्टर होगा। देखिए तुल्यकालिक मोटर के फील्ड को अंडर एक्साइटिंग दिशा में चलाया जाए तब पावर फैक्टर क्या होगा? तब पावर फैक्टर आपका हो जाएगा लैगिंग। जब ये अंडर चलाइएगा तो लैगिंग होगा, जब ओवर एक्साइटिंग दिशा में चलाइएगा तब वो लीडिंग होगा। और आप लोग जान लीजिए ये तुल्यकालिक मोटर जो होता है उसको वो लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है। ये तीनों लैगिंग हो, लीडिंग हो, फिर आपका यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, अंडर के केस में लैगिंग होगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।